सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं, एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं आईआईबीएफ के संबंध में। हमारे साथ दिल्ली मुख्यालय से श्री अरुण प्रताप जी जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे व्यवस्था को पैन इंडिया देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं आपका। इसमें शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा आईआईबीएफ के बारे में बताना चाहते हैं कि आईआईबीएफ का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक नियामक, एक तरीके से परीक्षा या कह सकते हैं एक ऐसी संस्थान है जो बैंकिंग सर्विसेज से संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज या सर्टिफिकेशन का कार्य करती है, और ये भारत सरकार की सीधे संस्था है। इसने सीएससी के साथ मिलकर के आईआईबीएफ में आवेदन और परीक्षा, स्थानीय स्तर पे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सीएससी को दी हुई है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश से 1 लाख से अधिक नागरिकों को सर्टिफिकेशन हम लोग दे चुके हैं, करीब 1.5 लाख के करीब में होगा मेरी समझ से। और ये पीछे 5-6 सालों से सीएससी के माध्यम से ये सर्विस चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसीबीएफ करेस्पॉन्डेंस लेने के लिए आपको आईआईबीएफ सर्टिफिकेट की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन अब सीएससी का नया आवेदन भी करना है तो उसमें भी आपको आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता हो रही है। ऐसे में कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, तो आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। जो कंफ्यूजन की स्थिति है उस पर बात करेंगे। तो हमारा आप सभी से आग्रह होगा कि आप सभी बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनेंगे, और साथ में अपने जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे चैट बॉक्स में आप डालिएगा। सेशन के अंत में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करके आपके संदेह, जो भी सवाल होंगे, उसको पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। काफी लंबे समय से हम इस सेशन को करना चाह रहे थे, लेकिन अभी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हो पा रही थी आईआईबीएफ की। तो आप हमारे साथ जो भी दर्शक हैं, बीएलई बंधु हैं, एकेडमी सेंटर वाले हैं, उनको थोड़ा सा आईआईबीएफ और आईआईबीएफ में जो नई प्रणाली आई है, नई व्यवस्था जो आरबीआई की गाइडलाइन के साथ है, तो इसके बारे में आप बताएंगे। नमस्कार चौबे जी, नमस्कार सभी बीएलई। तो हम जैसा आज चर्चा करने वाले हैं, तो आईआईबीएफ जो है, आईआईबीएफ का तो चौबे जी ने जैसे बताया आपको कि जो आपके, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस बहुत क्लियर जी। तो जो अभी व्यवस्था मतलब पहले चलती थी और अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें मतलब बहुत से डिफरेंसेज आ गए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, बीएलई के पास भी कुछ हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईआईबीएफ एक्चुअल में है क्या। आईआईबीएफ, जैसा सर ने बताया कि आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कराया जाता है बीसी एंड बीएफ का, ठीक है, जिसमें बिजनेस करेस्पोंडेंट एंड बिजनेस फाइनेंस के लिए किया जाता है। और उसमें आपके जैसे कियोस्क बैंकिंग हो गए, आपकी और फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, उसमें वो यूज होता है, और उसमें वो मैंडेटरी भी होता है। और पीएसयू बैंक तो इसके बिना आपको कियोस्क बैंकिंग भी अलाउ नहीं करता है। आप शायद जानते होंगे, आपको रिक्वायरमेंट भी अभी होती है ग्राउंड लेवल पे। और न्यू बीएलई कोई जो बनना चाहता है, उसके लिए बीसीबीएफ का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। शायद आपको ग्राउंड पे ये रियलिटी आपको पता होगा। तो बीसीबीएफ का सर्टिफिकेट हमारा बहुत सी जगह यूज होता है। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि कोई भी कैंडिडेट आता था, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बीएलई हमारे बीएलई पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन करता था एग्जाम के लिए, और एग्जाम डेट सिलेक्ट करता था और एग्जाम सेंटर चूज करता था, और उस डेट पे वो एग्जाम दे के बीसीबीएफ का सर्टिफिकेट वो ले लेता था। अभी लेकिन आरबीआई ने कुछ उसकी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मतलब अपनी सर्विस को कुछ इम्प्रूव करने के लिए या कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ भी समझ लो। तो उसमें चेंजेस ये हुए हैं कि अब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट सीधा रजिस्ट्रेशन करेगा एग्जाम के लिए और वो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ले सकेगा। इससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले उसको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग है। एक आईआईबीएफ की जो ट्रेनिंग है वो 42 आवर्स की है, और एक है आपकी 28 आवर्स की। तो 28 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए है, और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए जो ट्रेनिंग है वो आपकी 48 आवर्स की है।
सॉरी 42 आवर्स की। अब उसमें मैं आपको एक बता दूं, बेसिक और एडवांस में कुछ डिफरेंसेज हैं। बेसिक जो सर्टिफिकेशन है, तो आपके एंड पे भी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वगैरह होता है, तो उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन केवल आपका काम चल जाएगा। उससे केवल आप बेसिक सर्टिफिकेशन से आप कुछ इस तरह के काम ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ काम ज्यादा नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मतलब नॉन फाइनेंशियल जितने भी हैं, ट्रांजैक्शनल और नॉन ट्रांजैक्शनल आप समझते हैं, तो नॉन ट्रांजैक्शनल जितने भी हैं वो आप बेसिक सर्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, और AEPS भी उसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन एडवांस जो सर्टिफिकेशन है, उससे आप जितने भी टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो इंश्योरेंस में भी इन्वॉल्व होती हैं और बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको आप सभी एडवांस सर्टिफिकेशन से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपको समझने की ये बात है कि आपका जो CSC पॉइंट है, वो कैंडिडेट का फर्स्ट ऑफ पॉइंट है, क्योंकि अब तक जितना भी कैंडिडेट आता था वो आपके पास ही आता था, और अभी भी आपके पास ही आ रहा है सबसे पहले। तो इसमें आपको समझने की ये जरूरत है कि आपको उनको अच्छे से आज गाइड करना है कि कैसे उसको सर्टिफिकेट लेना है, कहाँ पे उसको जाके मतलब ट्रेनिंग लेगा, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग ली जा सकती है। तो ये चीजें समझना आपको थोड़ा सा जरूरी रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास कैंडिडेट आता है, उसको आप गाइड कीजिए कि उसको जो ट्रेनिंग है, वो RBI ने 4 इंस्टीट्यूट डिफाइन किए हैं, जिसमें एक निस्बर्ड है, एक बर्ड है, और एक आपका IIBM है। बर्ड और IIBM ने अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है। अभी तक जितने भी बैचेज निकले हैं, जो भी बैचेज अलॉट हुए हैं, वो अभी निस्बर्ड ने ही स्टार्ट किए हैं, और किसी ने स्टार्ट नहीं किए हैं। उन्होंने कुछ बैच अभी फिनिश भी कर दिए हैं। तो उसके बाद आपके पास कैंडिडेट आ भी रहा होगा, आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, मैंने देखा है। एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, और एग्जाम मतलब सर्टिफिकेशन लोगों के पास कंप्लीट हो गए हैं एग्जाम देने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको गाइड कैसे करना है। गाइड करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने पहले भी समझाया था कि जो हमारा IIPF का सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर हम केवल और केवल एग्जाम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो ट्रेनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी नहीं है, CSC उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कैंडिडेट को अच्छे से गाइड करना है, जिस तरह से उसको ट्रेनिंग ले सकता है, जैसे, ठीक है ना। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि कभी हमारे CSC के ऊपर भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए कि ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व जितना ज्यादा हो गए, आप उसको गाइड अच्छे से कीजिए, पहुंचाइए कि ऐसे ऐसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साइट भी उनको बताइए, आप खुद भी उनका फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि आपका CSC के पास उसके राइट्स भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कि हम फॉर्म भी फिल कर सकें। तो आपको अपने लेवल पे फॉर्म भी फिल कर सकते हो किसी की हेल्प पे, लेकिन गाइड आपको अच्छे से करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो निस्बर्ड पे अगर कहीं रजिस्ट्रेशन करोगे, बर्ड पे कोई रजिस्ट्रेशन करोगे, IIBM पे कोई रजिस्ट्रेशन करोगे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन जब करोगे, तो वहां पे क्या होगा, उसको एक ट्रेनिंग ID प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, एक हाँ, ये जो IIPF की साइट है, उस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे आपके चारों इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 4 में से जो चौथा इंस्टीट्यूट है, चौथा अभी उन्होंने ट्रेनिंग करने से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बैंक्स हैं, वो भी इसके बारे में उनके सेंटर्स हैं कुछ, उनपे मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है इसका। लेकिन अभी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया है। तो अभी 3 ही इंस्टीट्यूट अभी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। चौथे जो बैंक्स हैं, बैंकों ने अभी मना कर दिया एक तरह से। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसका कोई अपडेट हमारे पास आया नहीं है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस में थोड़ा सा समझा देता हूँ। चौबे सर, एक बार मुझे ये PPT एक बार दिखा सकता हूँ मैं? हाँ, ये इसका प्रोसेस फ्लो जो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं आपको बताऊँ। तो देखो, मैंने चारों इंस्टीट्यूट इसमें हमने मेंशन किए हुए हैं कि 42 आवर्स एंड 28 आवर्स की 2 टाइप की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, एडवांस और बेसिक होगी।
उसके जिसमें IIBM है, बर्ड है और निस्बर्ड है। ये 3 इंस्टीट्यूट हैं। चौथा इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ भी मतलब IIBF को भी कोई अपडेट नहीं दिया है कि हम अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं या कराएंगे, लेकिन RBI ने ये फाइंड आउट किए हैं कि हम ये ट्रेनिंग इन जो इंस्टीट्यूट हमने दिए हैं आपको इन पे ही ट्रेनिंग लेने जाना है। ठीक है, तो जब वहां पे फॉर्म फिल होगा किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी VLE का, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए कैंडिडेट की, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आप चेक करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी फ्यूचर में एडिटेबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड से कुछ ऐसी क्वेरी आती है कि मेरा नाम सही नहीं आ रहा है और मेरा मोबाइल नंबर सही नहीं है या ईमेल आईडी सही नहीं है। खास करके आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देनी है, क्योंकि जब IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास रिसीव होता है वो मेल आईडी पे ही रिसीव होता है, और बाद में कभी फ्यूचर में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको दोबारा से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है या लेना है, तो 3 बार तो IIBF ने आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की परमिशन दी है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। चौथी बार आप अगर कहीं डाउनलोड करने जाते हो तो आपको वो डाउनलोड नहीं करने देता IIBF, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट ही रेज करनी पड़ती है और वो आपकी मेल आईडी पर रिसीव होता है, और मेल आईडी आपकी इसके लिए करेक्ट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट बिल्कुल चेक करके अच्छे से इंस्टीट्यूट को देनी है, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन आपकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखें, और ये कैंडिडेट को भी आप गाइड करें, और आपको भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है और ये आपको उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे किसी भी इंस्टीट्यूट की साइट पे या इंस्टीट्यूट को, तो वहां से इंस्टीट्यूट आपको एक ट्रेनिंग आईडी जनरेट करके देगा, एक ट्रेनिंग आईडी जनरेट करके देगा। ट्रेनिंग आईडी की फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, टी फॉर ट्रेनिंग होगी, ठीक है, 01, 02, 03, 04 इस टाइप का मतलब न्यूमेरिक नंबर होगा, जिसमें 01, 02, 03 जो है वो आपका कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट का मतलब एक तरह से रोल नंबर या आईडी उसमें डिफाइन करेगा। सेकंड फॉर्म उसकी होगी T01, ठीक है, उसके बाद फिर बीबी मतलब बेसिक का सर्टिफिकेट है, BA मतलब एडवांस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, BA, BB, उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू और होगी 01, 02, 03, उसका नंबर है, उसका जो वो डिफाइन वहां पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डिफाइन करेगी कि ये ट्रेनिंग कौन से बैच की है, 01 बैच की है या 02 बैच की है या 03 बैच की है, वो वहां पे वो डिफाइन करेगी। ठीक है ना, तो ये चीजें अभी ध्यान हमें रखनी है। उससे आपको ये, जैसे मान के चलो कोई ट्रेनिंग आईडी लेके आता है कैंडिडेट आपके पास और आप उसका रजिस्ट्रेशन जब करने जाते हो, तो वहां पे मान के चलो T01 या T02 BB 49 नंबर उस किसी ने दे दिया, 49 अगर कहीं बैच ही नहीं क्रिएट हुए हैं तो वो ट्रेनिंग आईडी आपकी रॉन्ग वहां पे बताएगा, वो आपको वहां पे ही क्लियर हो जाएगा कि इतने बैच तो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की क्वेरी आई है, किसी ने कुछ भी ट्रेनिंग आईडी डाल के चेक किया है या कुछ भी है, तो वो कोई भी ट्रेनिंग आईडी वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, तो वहां से एक ट्रेनिंग आईडी जनरेट होगी, जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो वो ट्रेनिंग आईडी लेके कैंडिडेट आपके पास आएगा, ट्रेनिंग आईडी लेके कैंडिडेट आपके पास आएगा, उसका आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वहां पे आपने देखा होगा, तो आपके जो प्रोडक्ट का नाम था वहां पे पहले एग्जामिनेशन फी हुआ करता था, आपने देखा होगा, उस प्रोडक्ट का नाम एग्जामिनेशन फी था, अभी उस प्रोडक्ट का नाम IIBF एग्जामिनेशन फी हो गया है। ठीक है, आप अगर कहीं ब्लू मार्क में देख पा रहे होंगे, वहां पे आप IIBF सर्च बार में डालेंगे तो IIBF एग्जामिनेशन फी आ जाएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो इस टाइप की कुछ विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जिसमें सेंटर कोड एंड पासवर्ड और कैप्चा आपको फिल करना है। तो सेंटर कोड और पासवर्ड आपकी हमने स्टेट टीम डिस्ट्रिक्ट टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप उनसे लेके और यहाँ पे सेंटर कोड और पासवर्ड आप डाल सकते हैं। वो सेंटर कोड और पासवर्ड जितने भी वीएलई हैं यूपी के अंदर, मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के अंदर, सभी स्टेट के हमने एक एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं। एक ही सेंटर कोड है, एक ही पासवर्ड है। वही पासवर्ड और सेंटर कोड आपको यूज करना है। जिस स्टेट का वीएलई है उस स्टेट को उस स्टेट के ही यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करने हैं। कोई भी वीएलई ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग से डिफाइन नहीं किए, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद जो डैशबोर्ड है आईआईबीएफ का वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फैसिलिटेटर एडवांस। ये ऊपर जो है वो एडवांस के लिए है और नीचे आपका बेसिक के लिए है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिक या एडवांस पे, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ट्रेनिंग आईडी डालनी है, जो ट्रेनिंग आईडी वहां से मिलेगी। हाँ, एक और बात इसमें मैं आपको बताना थोड़ा समझूंगा। ट्रेनिंग आईडी है, ट्रेनिंग आईडी की फॉर्म इसी टाइप की होगी, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ हमारे पास ग्राउंड से कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो सर्टिफिकेट पे एक आईडी डली है, वो ट्रेनिंग आईडी समझ रहे हैं। वो ट्रेनिंग आईडी नहीं है। ये ट्रेनिंग आईडी आपको मोबाइल नंबर, आप जो कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे ही रिसीव होगी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। ये किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म जो फिल होगा वो इसके थ्रू ही होगा, है ना। ये डिस्क्लोज भी नहीं होनी है। ये जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तभी ये आपको प्रोवाइड करानी है, और ये कैंडिडेट के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे रिसीव हो रही है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है और इसको डिस्क्लोज ऐसे ही नहीं करें। ये भी आपको सभी कैंडिडेट को भी गाइड करना है और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही आप ट्रेनिंग आईडी डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराई थी, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो आपने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कराई थी, वो डेटा आपका यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। जितना भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी। यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको पहले से फिल हुई मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पे आपको केवल एक चीज फिल करनी है। आप देखेंगे एग्जाम का मीडियम है, एग्जाम सेंटर का नाम है, ठीक है, वेन्यू नेम, जो मतलब आप पहले भी फिल करते थे। एग्जाम सेंटर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है कि कौन सी डेट आपको रिक्वायर है एग्जाम देने के लिए, कौन सा टाइम पे आप एग्जाम देने जाओगे, कौन सी स्टेट में आपको जाना है, कौन सा एग्जाम वेन्यू है। वो सभी एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी, यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पे करने के लिए आ जाएगा, आपको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है एग्जाम से रिलेटेड। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। देखो, आपने जो मतलब एग्जामिनेशन आईआईबीएफ एग्जामिनेशन फी के थ्रू गए थे, तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपका लॉगिन था, ठीक है ना। आप अगर कहीं लॉगिन थे पहले से तो आपको फिर से लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर कहीं डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको फिर से एग्जामिनेशन डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो आपके क्रेडेंशियल है वो आपको डालने हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के। यहाँ पे आप साइन इन करोगे, यहाँ पे आप जो आपका वॉलेट है सीएससी का उससे प्रोसेस करोगे पे नाउ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, और यहाँ पे आपकी पास की होती है जो वॉलेट की, जो आपको मतलब दिन भर आप इसी से पेमेंट करते हैं तो आपको सबको पता है पास की क्या है। यहाँ पे आप पास की करेंगे और पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेमेंट रिसीप्ट वगैरह जनरेट होगी। अभी
ये जो थी कुछ, इसमें हमने पेमेंट रिसिप्ट ही वहां पे रखी है, और IIVF जो एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, IIVF जो भी एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, वो एडमिट कार्ड जो है ना कैंडिडेट के मेल आईडी पे जाके रिसीव हो जाएगा। इसलिए मेल आईडी के लिए विशेष करके उससे कैंडिडेट से ये बोले कि आपको जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपको अच्छे से मतलब क्लियर देना है, उसमें इंफॉर्मेशन में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड के लिए अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये भी होता है कि कैंडिडेट VLE से भी कहता है कि मेरा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उसके लिए भी एक लिंक हमने शेयर किया हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं तो आप अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम से भी ले लेना, वो लिंक है जिससे आप एडमिट कार्ड दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट खुद कर सकता है, आप भी उसका करके उसको दे सकते हो। और बाई चांस एडमिट कार्ड नहीं भी रिसीव होता है तो वो क्वेरी अपने जो भी चैनल है डिस्ट्रिक्ट टीम या स्टेट टीम के थ्रू, वो आप हमें उसका इशू रेज करेंगे, आपको एडमिट कार्ड वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कंसर्न में मैं आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इशू मतलब फीस आपकी कट जाती है और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन, जो भी होते हैं, तो उसके लिए टिकट्स हैं, ठीक है। आप टिकट सिस्टम जो है, आप टिकट सिस्टम के थ्रू आप इशू रेज कर सकते हैं, और टिकट सिस्टम के थ्रू आपको उसका रिप्लाई प्रॉपरली पॉजिटिवली जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो उस पर दिया जाएगा, और आप जिस भी चैनल से देना चाहें हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे करेंगे। देखो ऐसे भी इश्यू हमारे पास बहुत आते हैं कि ट्रांजैक्शन मेरा फेल हो गया लेकिन मतलब पेमेंट भी डिडक्शन हो गया, तो वो एक प्रोसेस वॉलेट की है, वो ऑटोमेटिक डिडक्शन जो होता है वो रिवर्ट भी तुरंत हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप टिकट भी रेज कर सकते हैं, और जो भी सॉल्यूशन है वो हम करते हैं इसके लिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड का विशेष करके मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, एडमिट कार्ड रिसीव नहीं होता है कैंडिडेट को, कुछ भी नहीं हो, जो भी मेल पे भी नहीं आता है, कभी कभी हो सकता है मेल पे भी कभी स्पाम में चला गया या किसी और वे में वो रिसीव नहीं हो पाया, तो वो किसी भी चैनल के थ्रू, ग्रुप सबके बने हुए हैं, किसी भी चैनल के थ्रू जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहे या स्टेट टीम के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहे या डायरेक्टली जो भी चैनल है उसके थ्रू आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है कि एडमिट कार्ड नहीं हुआ, जो भी है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है, उसको लेके नहीं बैठना है कि मैं एग्जाम देने नहीं गया और नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ केस ऐसे भी आते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किसी का मतलब कभी किसी भी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया और वो फिर हमें 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद इन्फॉर्म कर रहा है, तो उसका फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा आप समझ रहे हो, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि उसका सॉल्यूशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल, IIVF की तरफ से भी हमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो तुरंत इन्फॉर्म करें, जो भी समस्या है उसका आपको तुरंत बताना है, किया जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जो एडमिट कार्ड आपको पता ही है कुछ इस तरह का आता है सबको, जहां तक है ये जो प्रोसेस है वो आप सबको समझ में आ गई होगी, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज ऐसी बची हुई है। तीसरा हम थोड़ा सा ये आते हैं कि कुछ हमारे पास ये भी चीजें आती हैं कि मेरा सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन मेरा सेंटर सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा है जब मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। एक साइट पे भी लोग बाग जाते हैं जो ESDS कनेक्ट करके वेन्यू लिस्ट करके एक साइट है, उस पर भी बहुत से लोग कहते हैं मेरा सेंटर, तो उस साइट को आप प्रेफर मत कीजिए। जो ESDS कनेक्ट वेन्यू लिस्ट करके जो साइट है वहाँ पे आप उस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं है। जो पहले कभी सेंटर हुआ करते थे बहुत पहले, वो उनकी लिस्ट उनके पास है, वो अपडेटेड लिस्ट नहीं है। तो आपको अपना सेंटर जिसके भी मतलब IIVF के सेंटर रन कर रहे हैं उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको कैंडिडेट आप जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपका सेंटर उस लिस्ट में दिखाई देगा जिसके अप्रूव्ड हैं। जो अप्रूव्ड सेंटर हैं
वो उस लिस्ट में दिखाई देंगे। और किसी भी वजह से जिसके सेंटर पहले चल रहे थे और उनके सेंटर डीएक्टिवेट हुए हैं, तो जो भी कंसर्न है वो सेंटर मैं आपको बता दूं, उसमें ऐसा भी हो सकता है किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो डीएक्टिवेट किए गए होंगे। तो इसमें हम जो भी है, इसमें हम आपके कुछ भी वो नहीं कर सकते कि वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहले दिखाई दे रहे थे, नहीं अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो डीएक्टिवेट हुए हैं वो दोबारा एक्टिवेट नहीं हुए, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँ। और जिसको भी नया सेंटर लेना है उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया आपको पता है कि सीएससी एकेडमी अप्रूव्ड होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सीएससी एकेडमी अप्रूव्ड होगी तो सीएससी एकेडमी का खुद का क्राइटेरिया अपना ऐसा है जो आईआईबीएफ के एग्जाम सेंटर को पूरी तरह से एक तरह से फुलफिल करता है। आईआईबीएफ एग्जाम के लिए कम से कम 5 पीसी सेंटर के लिए कम से कम 5 पीसी सेंटर पे होने चाहिए चालू हालत में, मतलब रनिंग पोजीशन में होने चाहिए उनको। और आपका जो प्रोमाइसिस है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए, जहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो वहाँ पे सिक्योर फील करे, ठीक है ना। और इंटरनेट का आपके पास जो भी इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, जो भी पानी वगैरह की जो मतलब एक एग्जाम सेंटर में जो प्रोमाइसिस में जो रिक्वायर रहती है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन सेंटर की टाइम टू टाइम आपकी ऑडिट भी होती रहेगी, चेक, ऐसा नहीं है आपने एक बार पूरे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए, आपने पूरी गाइडलाइंस फुलफिल कर दी और चलता रहेगा, ऐसा भी थोड़ा सा आपको प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइम टू टाइम आपको अपना सेंटर भी अपडेट करना है, अपना अच्छे से मतलब चीजें देखनी है कि सब चीजें चलती रहे। आपको इनमें कुछ भी समस्या अगर कहीं होती है तो वो टाइम टू टाइम आपको रिजॉल्व करनी है। और कोई भी हेल्प आपको सीएससी के जो भी स्टेट टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम है, हेड ऑफिस की टीम है, दिल्ली टीम है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ यही कुछ था। तो और कुछ तो जो भी आपकी क्वेश्चन, जी सर, धन्यवाद। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पूरे इस प्रेजेंटेशन से जो बात मुझे समझ में आई कि अब सीएससी के माध्यम से आईआईबीएफ एग्जाम और रजिस्ट्रेशन दोनों ही शुरू हो चुके हैं। नए ट्रेनिंग किए हुए छात्र हमारे सेंटर पे आ रहे हैं और आवेदन हो रहा है। तो ये सभी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए एक घोषणा है कि सीएससी से एग्जाम शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है स्मूथली। अब आते हैं कि जो अभी अरुण जी ने बताया इसमें नया क्या है। तो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से एक मानक के अनुसार आपके पास सेंटर होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, अभी मानक के अनुसार सेंटर होना चाहिए, वहीं पे आईआईबीएफ के लिए आप सेंटर अप्रूव करेंगे। और अमूमन सीएससी एकेडमी है वो लगभग सारे मानक को पूरा करता है, तो सीएससी एकेडमी ही प्राथमिकता के स्तर पे आईआईबीएफ एग्जाम सेंटर के रूप में चयन की जा रही है। दूसरा, पहले क्या था कि एक सिस्टम था कि एक कैंडिडेट सीधे आता था किसी भी सीएससी सेंटर पे आकर के आवेदन करता था कि भाई मुझे आईआईबीएफ का आवेदन करना है। आवेदन करने के नाम पे उनको सीधे पोर्टल खोल करके उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल क्रेडेंशियल है लेकर के आदमी आवेदन कर देता था। 956 रुपए का पेमेंट कटती थी, काम हो गया। अभी क्या है कि ये प्रक्रिया यहीं पे जैसे सुचारू पहले थी वो रहेगी। इसमें आरबीआई ने एक चीज सिर्फ ऐड कर दिया है, वो ऐड किया है जिसको कि बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेनी है। यानी कि एग्जाम देने से पहले आरबीआई द्वारा अधिकृत 4 संस्थानें हैं जिसका कि जिक्र मैंने अभी किया। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, मैं अभी क्वेश्चन पे भी आऊंगा। आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन सब लीजिए, क्योंकि अगले 5-7 मिनट में हम लोग अभी सेशन को क्लोज करेंगे। लेकिन मैं एक जिस्ट बता रहा हूं जो मैंने समझा, जैसा कि अरुण जी ने मुझे समझाया, आप लोगों को समझाया। कैंडिडेट को उन 4 संस्थानों के पास ट्रेनिंग के लिए जाना होगा जो भी कैंडिडेट के लिए कन्वीनियंट हो। ट्रेनिंग 2 माध्यम से हो रही है। एक ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकती है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑफलाइन की कोई खबर नहीं आई है। जैसे 4 संस्थानें बताई गई हैं, जिसमें से निस्बर्ड और बर्ड, ये 2 संस्थानों ने ट्रेनिंग शुरू करने के संबंध में अभी शुरुआती दौर पे अपनी सहमति दी है, लेकिन बर्ड का अभी मेरी समझ से
ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं हुआ है। निस्बड ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और वर्तमान में निस्बड के पास से कुछ वीएलईज हमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि सर उनके पास ट्रेनिंग का स्लॉट अभी खाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि पूरे इंडिया का लोड अभी निस्बड के ऊपर है। निस्बड की संस्थान का स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जितना अभी उन्हें होने की जरूरत है, जो तुम चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको काम करना है और आप लोग कुछ इतना ज्यादा है ना, जब से सीएससी हिंदुस्तान में आई है बहुत सारे काम जो है ना ह्यूज पैमाने पे होते हैं। कोई फार्म भरना हो, चाहे प्रधानमंत्री वो किसान सम्मान निधि का फार्म भरना हो, तो रातों रात लाखों फार्म भर जाते हैं, करोड़ों केवाईसी हो जाती है सिर्फ आप लोग की वजह से। तो इस वजह से सूचना क्रांति में ये बहुत तेजी से आप लोग किसी भी चीज को फैलाते हैं। तो जब ट्रेनिंग की बात आई कि ट्रेनिंग होना है तो आप लोग के माध्यम से ट्रेनिंग फैल गया। अब कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, एक साथ तेजी से दौड़ रहे हैं। अब तो सीएससी में भी आईआईबीएफ एग्जाम लेना मैंडेटरी कर दिया है कि सीएससी आईडी के लिए। तो चीजें बहुत तेजी से हो गई हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर लोड बढ़ा है। अभी उनकी 4 संस्थानें हैं, वो लोग भी अपना स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है हफ्ते 10-15 दिन में चीजें और स्मूथ हो जाएंगी जब पैरेलली इंस्टीट्यूट काम करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं, तो इसके लिए आपकी निस्बड की साइट पे जाना होगा। अब आप गूगल पे जाकर के निस्बड जो ही लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को एक स्क्रीन फिर से मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूं, जिससे कि आप उन संस्थानों के बारे में समझ सकें। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया। ये निस्बड का वेबसाइट है। गूगल पे, अरे ये आईआईबीएफ आप गूगल पे लिखेंगे तो वहां पे बीसीबीएफ करके लिखा होगा, उस पे जाएंगे तो ट्रेनिंग फॉर बीसीबीएफ। तो यहाँ इन्होंने अपनी बात को लिखा है कि अप्रैल 2024 से ट्रेनिंग आवश्यक है और जिसके लिए ये 4 ट्रेनिंग संस्थानों के नाम बताए गए हैं। बैंकर इंस्टीट्यूट, रूरल डेवलपमेंट बर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस, वो निस्बड की बात हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ये संस्थान, और द बैंक, और भी सब जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। तो यानी कि एक तरीके से आरबीआई ने बैंक और बैंक से जुड़े हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये जिम्मेदारी दी है प्रशिक्षण देने की। तो आप लोगों को इनके माध्यम से इसको आप लोगों को फॉलो करना होगा। मैं एक निस्बड की साइट खोलता हूं, चूंकि ये आपसे अभी रिलेटेड बिल्कुल नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको विशेष बताऊं समझाऊं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चूंकि आपके पास ही कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे में आप उनको बता सकें कि ये वेबसाइट है। मैं फिर से अब निस्बड की साइट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप निस्बड की साइट देख पा रहे होंगे। निस्बड की साइट ये है। निस्बड की साइट पे ट्रेनिंग के बारे में आप आए, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ लिखेगा आईआईबीएफ बीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लाइफ। ये नहीं, हमारा ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है आईआईबीएफ बीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इस पे आप क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे। नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे इसके बारे में बीसी एडवांस क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। इनके हेल्प डेस्क के बारे में है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे कि जो ही आपके पास, चूंकि आप लोग जाहिर सी बात है आप लोगों के क्लाइंट बेस होते हैं। कोई कैंडिडेट कोचिंग कर रहा है तो आप किसी कोचिंग सेंटर में गए, वहां जाके बताते हैं बच्चों को। डिग्री कॉलेज में जाते हैं, कैंप करते हैं, बताते हैं कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में, सीवी में लगना जरूरी है, जिसके लिए आपको ये ट्रेनिंग करानी होगी। वहां से आप आएंगे तो हमारे यहाँ आवेदन हो जाएगा, हम आपकी ट्रेनिंग और के साथ आपका ये एग्जामिनेशन वगैरह में आपकी मदद करेंगे, हमारी संस्था के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रखना जरूरी है। कुछ वीएलई ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ काम अपना शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन कोई नहीं है, चीजें स्पष्ट हैं। हाँ, अब आईआईबीएफ को लेके एक गंभीरता जरूर है कि मैं विशेषकर एकेडमी सेंटरों के लिए ये लाइन बोलना चाहता हूँ कि पहले कुछ लापरवाहियां होती थी, सेंटर खुलता नहीं था, कैंडिडेट गया और सुनने में आता था कि सर मैं
ट्रेनिंग सेंटर के सामने खड़ा हूँ और एग्जाम से ट्रेनिंग सेंटर बंद है या यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस बंदे का 900 रुपए का नुकसान हो जाता था। अभी क्या है कि 900 रुपया प्लस ट्रेनिंग की फीस भी नुकसान होने की गुंजाइश है। ऐसे में बहुत ही संवेदनशील हो जाता है और हम ये मान के चलते हैं कि यूपी में जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम सेंटर चल रहे हैं या तो वो मानक के अनुसार अपना रहेंगे या फिर उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि हमें इस पे बहुत ज्यादा नुकसान होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप खुद भी सोच लें कि 4,000-5,000 रुपये आपका नुकसान हो जाए और थोड़ी सी लापरवाही पे, तो सब कुछ सीरियस होने की जरूरत है। और ये संस्था के लिए बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक सर्विस है जो आप ही के पास है, अन्यत्र किसी के पास नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो और अरुण जी ने जो बात बताई, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के समय, ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन के समय या एग्जाम रजिस्ट्रेशन में जो भी है, ये दो चीज अगर सही नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार का ना आपको ट्रेनिंग आईडी मिल पाएगी कैंडिडेट को, ना ही एडमिट कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट लेकर के तो उसमें समस्या आएगी, कम्युनिकेशन में समस्या आएगी। तो ये ध्यान रहे कि आप लोग मेल आईडी और मोबाइल नंबर स्पष्ट और सही ढंग का भरें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती ना होने पाए। और फॉर्म सबमिट करने से पहले जरूर सामने वाले को दिखा के कंसेंट जरूर लीजिए आप लोग, अदरवाइज चीजें आपके ऊपर आएंगी। और साथ में आप लोग ठेकेदारी बिल्कुल मत लीजिएगा कि हमारे यहाँ से करो तो हम पास करवा देंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटर हम लोगों ने बंद कराए हैं। और शायद ये जो आज ट्रेनिंग की जो स्थिति बनी है और एग्जाम सेंटर की रिवाइज वेरिफिकेशन हमने कराई है, वो यही है कि लापरवाहियां बहुत हुई है, उसे नहीं करना है और मानक के अनुसार एक सुचिता के साथ एग्जाम कराना है। अरुण जी, हम चाहेंगे कुछ क्वेश्चन। सर एक बात और मैं अभी कहना चाहूंगा इसमें, थोड़ा सा एक ऐड ऑन करूंगा कि जो फीस का थोड़ा सा मैं नहीं डिस्क्राइब किया। एक फीस जो बेसिक के लिए है ना, वो 472 प्लस मतलब 484 कुछ फीस है करीब करीब। बेसिक के लिए अलग फीस है और एडवांस के लिए अलग फीस है। एडवांस के लिए जो 944 लगती थी वही है। अच्छा, एडवांस के लिए 944 और बेसिक के लिए 472 है, प्लस 12 रुपए 60 पैसे जो कमीशन कटता है वो है। अच्छा, मतलब 956 रुपए 60 पैसा उधर करता है। ओके, यानी कि एग्जामिनेशन फी में भी दो कैटेगरी अब हो गई अपने पास। नहीं, कैटेगरी सर वो पहले भी थी, लेकिन वो पहले कोई चूज नहीं करता था, वो एक ही फॉर्म फिल करता था। अच्छा, ओके। हाँ, पहले भी 2 कोड पे होते थे, लेकिन वो हमेशा 900 हम एडवांस ही डिफॉल्ट एडवांस ही होते थे। पिछले 5 सालों से तो मैं यही जानता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, अच्छी बात है। तो वो दो कैटेगरी हो गई, बेसिक और एडवांस। हाँ, और अब एक और बात है, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो भी एग्जाम में मतलब एग्जाम की जो मतलब पासिंग मार्क्स थे वो 50% हो गए हैं। पहले 40% हुआ करते थे, अभी 50% है सभी के लिए पासिंग मार्क्स। ठीक है ना। और बेसिक में 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और एडवांस में 100 का होता है जी। इसमें बस यही चेंजेस हुआ है। कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। सवाल है, हाँ, जिसके पास IIVF का सर्टिफिकेट है उसको एडवांस सर्टिफिकेट लेना है। जिसके पास IIVF का पहले से सर्टिफिकेट है उसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसने कर लिया है उसको 1 अप्रैल के बाद जो IIVF का सर्टिफिकेट करना चाहता है उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेना रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन के लिए। अच्छा, इसके साथ ही एक मेरा भी सवाल होगा कि ये जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जारी होगी क्या, या सिर्फ ट्रेनिंग आईडी? नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट के मोड में देते होंगे? बिल्कुल, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है आलोक श्रीवास्तव जी का सवाल है, ट्रेनिंग के बाद आईडी नंबर कैसे मिलेगा जिससे IIVF फॉर्म भर जाए? ट्रेनिंग के बाद नहीं मिलता वो। ट्रेनिंग जैसे आप फॉर्म फिल करते हो उसी टाइम वो आपके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे ट्रेनिंग आईडी आपकी पहुंच जाती है। मैंने आपको बताया ना, 2 फॉर्म में जो आपका ट्रेनिंग आईडी होती है,
टी मतलब आपका ट्रेनिंग का T01, 02, 03 उसका मतलब हो गया कि आपका कौन सा नंबर है उस ट्रेनिंग में। और बीबी और बीए, ये बेसिक के लिए बीबी है और एडवांस के लिए बीए है। उसमें न्यूमेरिक फॉर्म होगी 01, 02, 03। तो 01, 02, 03 जो न्यूमेरिक फॉर्म है उसका मीनिंग है कि ये कौन से नंबर का बैच है उस इंस्टीट्यूट का। कानपुर से सत्यप्रकाश तिवारी जी बोलते हैं इस सीएससी आईडी का पासवर्ड दे दीजिए। तो तिवारी जी, इसके लिए आप डायरेक्ट संपर्क करिए, ये यहाँ के लिए क्वेश्चन नहीं है। आगे आते हैं, ये लंबा चौड़ा इस भाई ने लिखा है, गुलाब चंद शर्मा जी, इनका है। इसमें क्वेश्चन नहीं है, इन्फॉर्मेशन अच्छा, है। क्वेश्चन नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिखा इन्होंने तो मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है विनीत कनौजिया साहब का, ये सब बताएं कि क्या होगा, कैंडिडेट बोल रहे हैं 2 मंथ बाद मिल रहा है। देखो, इसमें हमारा वो कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। निस्बत से भी हमने बात की है, हम सभी से बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी और ट्रेनिंग, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, वो हमारे पास ही सबसे पहले आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि क्राउड इस टाइम इतना है, क्योंकि अभी निस्बत अकेला ट्रेनिंग करा रहा है और कोई ट्रेनिंग भी नहीं करा रहा। बर्ड और आईआईबीएम ने अभी स्टार्ट नहीं किया। आईआईबीएम ने शायद एक बैच अभी क्रिएट किया है, वो शायद 29 से उनकी ट्रेनिंग शायद स्टार्ट होने वाली है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो निस्बत अकेला करा रहा है, तो उनके पास ही अभी, और आरबीआई ने एक और उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 35 से ज्यादा का बैच नहीं बनाना है। तो एक बैच जो होगा वो 35 कैंडिडेट का ही होगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि एक बैच 35 स्टूडेंट से ज्यादा का नहीं बन रहा है। तो अच्छा, इसमें एक देखो मेरा ये सवाल उनका है कॉल है। इसमें, जी जी इसी सर। टॉपिक पे मेरा एक सवाल है, और मेरा ही नहीं, मेरे बीएलई भाइयों का भी बहुत सारा सवाल है। क्या ये ट्रेनिंग सीएससी नहीं करा सकती? सर, हमने बात की है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा निकल के आया है पहले तो कि जो एग्जाम एजेंसी है वो ट्रेनिंग एजेंसी नहीं हो सकती। एक कॉल पहला ये था, हम एग्जाम एजेंसी हैं पहले से, लेकिन उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, हम फिर भी बहुत ट्राई कर रहे हैं ग्राउंड पे। हम निस्बत से भी मतलब इंस्टीट्यूट से धीरे धीरे बात करने की कोशिश भी नहीं, कर रहे हैं बिल्कुल। कि कुछ हो जाए जी। उसके लिए हम अप्रोच लगा रहे हैं, कुछ हो जाता है तो वो भी हम करेंगे। ये गुलाब चंद रजिस्ट्रेशन जी, बेस्ट पहले होगा। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, एक पीपीटी चलाई गई है कि ये कैसे होगा। तो ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का बताया है, ये वीडियो क्लिप बाद में आप चला के दोबारा से देख लीजिएगा। बर्ड में ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा? आप उनकी एक बार वेबसाइट विजिट करते रहें। उस पर जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो आपको वहीं से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, हम बाकायदा के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या जो भी मतलब मीडियम है इंफॉर्मेशन का, वहां से प्रोवाइड कराते रहते हैं सभी जितने भी बीएलई हैं, जो भी स्टेट टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे बेहतर मिल सकेगी। उनकी पे आप अगर ही देखेंगे तो वहीं से आपको अपडेट मिलेगा इसके बारे में। अच्छा, मनीष कुमार जी लिखते हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप बोल के पढ़ें, बड़ा अच्छा ही कुछ लिखा किरण है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। मेरे जीवन में सीएससी एक नई किरण बन के आई है, जो मेरी और मेरे गांव की दिशा बोली। धन्यवाद महेश जी, सीएससी की तरफ से आपको। जो सीएससी तो देखो सभी जगह मतलब सबको हेल्प कर रही है इस बारे में, ग्राउंड पे है बिल्कुल, विलेज टू विलेज बड़ी करती है इसमें। तो धन्यवाद सर। जो पहले से आईआईबीएफ पास किया है उसे ट्रेन नहीं, जिसने पहले आईआईबीएफ का बीसीबीएफ का सर्टिफिकेट ले रखा है उसको दोबारा से ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शिवाजी चौहान जी, किसी ने अगर ये पहले से सर्टिफिकेट कर रखा है उसको दोबारा से सर्टिफिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेनिंग फॉर्म भरने के लिए आप एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखें। हमने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा पीपीटी भी शेयर की हुई है,
उसमें पूरी गाइडलाइंस हमने बताई है, कैसे कैसे फॉर्म फिल होगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, वो आप देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम और होती है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम, स्टेट टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इश्यू इससे रिलेटेड होता है। वो इन्फॉर्मेशन आपको मेल आईडी के थ्रू या मोबाइल पे मैसेज के थ्रू, जो भी है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन उसके लिए मिल पाएगी, हमारे यहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कैंडिडेट को ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने पर IIBF अप्लाई का एक लिंक जा रहा है, उस पर कैंडिडेट अप्लाई कर दे रहा है और CSC से अप्लाई करने पर ऑलरेडी अप्लाइड शो हो रहा है। ऐसा अभी तक हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली है, हमें तो अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एक बार ये देखेंगे, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो चेक करेंगे। मनोज गुप्ता जी, जैसे एक बार मैं चाहूंगा कि ये डिटेलिंग थोड़ा सा हमें आप सेपरेटली करिएगा और इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं अपने स्तर से। जी जी। और वैसे आपके पास से जाएगा तो आपके पास ही आएगा अधिकतर वो। जी। तिवारी जी पूछते हैं कि क्या फॉर्म भरते समय कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, प्लीज कंफर्म। देखो, IIPF ये मैंने अभी फॉर्म कैटेगरी से रिलेटेड तो शायद कुछ चीज ऐसी नहीं देखी है, पर कैटेगरी का एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं है, सबके लिए सेम एग्जामिनेशन है। किसी को कहीं भी कोई वो नहीं करना है कि किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है इसके अंदर, सभी कैटेगरी को सेम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, ये इस क्वेश्चन ज्यादातर वीएलई कर रहे हैं कि सर बेसिक सर्टिफिकेशन सही रहेगा या एडवांस? देखो मैंने आपको बताया कि आप सभी को गाइड कीजिए और खुद भी करना है तो एडवांस सर्टिफिकेट ही कीजिए, कि अब तक भी आप एडवांस सर्टिफिकेट ही करते आए थे, भले ही आपको नहीं पता था कि एडवांस सर्टिफिकेट है या बेसिक है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप एडवांस ही करते आए थे और एडवांस ही सर्टिफिकेट आपको करना है। और किसी को सलाह भी आप दोगे तो एडवांस सर्टिफिकेट की आपको देना है। ट्रेनिंग में पेपर ट्रेनिंग में यानी ट्रेनिंग में जो असेसमेंट वगैरह होता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही करता है, वो वही लेंगे अगर ये कोई रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि ट्रेनिंग में असेसमेंट शायद नहीं हो रहा है, वो केवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नीरज पटवा साहब हैं कौशाम्बी से, इनका सवाल है कि इनका एकेडमी अप्रूव्ड है, IIBF इनका अभी अप्रूव नहीं है, तो इसके बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश से मैंने अभी वेरिफिकेशन 6 जोन हमारे पास हैं, 4 जोन से हमारे पास वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गई है, 2 जोन की और रिपोर्ट आ जाएगी, तो अरुण जी से रिक्वेस्ट करके फिर से अपडेटेड डेटा अपडेट करवाऊंगा। वैसे महीने में एक बार वेरिफिकेशन हर सेंटर की मैं कराऊंगा, 1 से 1.5 महीने में, और वो रिपोर्ट दिल्ली जाएगी और अपडेट डेटा ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि अक्टूबर के बाद से भी दोबारा कोई IIBF पे ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, इस वजह से ये बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया वेरिफिकेशन को लेकर के बीच, तो जल्दी ही हम इसको कराएंगे। एक पुष्पेश तिवारी का एक और सवाल है। जयप्रकाश चौबीसर एग्जाम फॉर्म भरते समय फी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो करेगा, जिससे कंफर्म किया जा सकेगा। नहीं, वो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो जो ट्रेनिंग आईडी है वही बेसिक और एडवांस को डिफरेंशिएट करेगी। जो बेसिक और एडवांस है उसको डिफरेंशिएट जो करेगी वो आपकी ट्रेनिंग आईडी ही करेगी। मैंने आपको बताया 2 टाइप की ट्रेनिंग आईडी है, एक T01BB करके है, एक T01BA करके है। तो BB जो है वो बेसिक के लिए है और BA मतलब एडवांस के लिए। तो उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे दोनों टाइप के जो फॉर्म फिल करने हैं उसका भी ऑप्शन अलग अलग है, अप्लाई फॉर एडवांस एंड अप्लाई फॉर बेसिक। तो वो वहीं पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, आपको अलग से फी नहीं आएगा। वो फी ऑटोमेटिक जो बेसिक पे फॉर्म फिल करने जाओगे तो ऑटोमेटिक बेसिक की फीस पे होगी, और एडवांस की करने जाओगे तो एडवांस की पे होगी। वो सिस्टम ऑटोमेटिक समझेगा उस चीज को।
मेरे पास बहुत से लोगों का है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, आप अपने ब्राउजर की एक बार ब्राउजर की जो हिस्ट्री वगैरह है, कुकीज वगैरह है, वो एक बार क्लियर कर लीजिए, तो आपको वो दिखने लगेगा। अच्छा, एक इनकॉग्निटिव विंडो पे ही चल रहा है ज्यादातर, मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, वो इनकॉग्निटो पे नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, इनकी हिस्ट्री डिलीट नहीं है। हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो सेम ब्राउजर पे भी चलेगा। वो इनकॉग्निटो पे क्या है, कुकीज नहीं होती, इसलिए वो नहीं करता। तो वो ब्राउजर पे हिस्ट्री डिलीट कर लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। इंद्रभान वर्मा जी, जो अभी आपने बोला कि 956 और 472 है, कुछ अंतर भी है कोई एडवांस और उसके लिए बात? ये हाँ बिल्कुल, ये बेसिक और एडवांस सर्टिफिकेशन में दोनों में डिफरेंस है। जो 472 है वो बेसिक की है और 956 है वो आपकी एडवांस की है। इसी सर्टिफिकेशन जो ये बेसिक और एडवांस हो रहा है, इसमें मूल डिफरेंस क्या है? जैसे एक सवाल आ रहा है कि मुझे बीएफ सेंटर लेना है, बीसी सेंटर लेना है, तो एडवांस से भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या थोड़ा सा एडवांस ही चाहिए सर उसके लिए? मैंने आपको बताया बेसिक में जो है ना, एईपीएस जो पेमेंट है ना, केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जो आपकी जो छोटी जो चला रहे हैं बीएलई। हाँ बिल्कुल, छोटी डीजीपे बीएलई के लिए हो गया, लेकिन अगर हम आगे पेमेंट का बैंकिंग के तरफ आएंगे तो एडवांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक चीज जैसे अनाउंसमेंट के साथ भी बात करेंगे कि हर बीएलई को चाहिए कि वो एडवांस में ही, जैसे पहले भी आप लोग एडवांस ही करते थे, आज भी एडवांस ही करें। सिर्फ एईपीएस के लिए वो आवश्यक है, जिनको की बैंकिंग नहीं करनी है भविष्य में, डीजीपे चलाना है, वो इसके साथ आ जाएंगे। अब कुछ कॉमन से क्वेश्चंस वही दोहराए जा रहे हैं। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस डालिएगा, मेरा प्रयास होगा और अरुण जी का भी प्रयास होगा कि हम लोग इस पे कुछ उत्तर दें, और जैसे ही और भी स्ट्रैटेजी क्लियर होती है बाकी संस्थानों की, कुछ नया होता है तो बहुत जल्दी हम लोग दोबारा ये सेशन फिर से एक बार करेंगे। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम चलते चलाते धन्यवाद सर, बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी बीएलई का, चौबे सर आपका भी। बस यही है कि आप ग्राउंड पे थोड़ा ग्राउंड की रियलिटी समझिए और चीजों को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, और कैंडिडेट को जितना हो सके मदद कीजिए और उसको बताइए कैसे क्या करना है। और आप भी जिसका एग्जाम सेंटर है, जो रजिस्ट्रेशन केवल करते हैं, तो सभी एग्जाम सेंटर वालों से खास करके मुझे ये कहना है कि अपने कहीं कैंडिडेट आपके पास अलॉट है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन मैसेज के थ्रू आती है कि ये आपके यहाँ एग्जाम शेड्यूल हुआ है, तो आपको तो सेंटर अपना ये देखें कि हमेशा खुला रखें। जिस दिन एग्जाम है उस दिन सेंटर हमेशा खुला रहना चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि कैंडिडेट एग्जाम देने गया है और सेंटर ओपन नहीं मिला, तो इस चीज का थोड़ा सा प्लीज आपसे वो है कि आपको सेंटर हमेशा ओपन रखें जब भी एग्जाम हो, तो आपके लिए भी थोड़ा सा ये रहेगा। नहीं तो उसमें जो आपकी जो मतलब अनियमितताएं पाई जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सेंटर पे भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आईआईबीएफ की तरफ से भी साफ हमें निर्देश है इस बारे में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान सबको रखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। इसी के साथ हम आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले सत्र में कुछ नई सेवा के बारे में आप लोगों से फिर चर्चा की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म का आप लोग उपयोग करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू।